हेलो वेलकम। आज हम हिस्ट्री का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें हम जानेंगे कि यूरोप में समाजवाद किस तरह से आया और रूस की क्रांति। तो आज हम इस यूनिट का फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे अगर हम पहले बात करें कि हमने इससे पहले द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, तो हमने जाना था कि यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम फ्रांस है। तो फ्रांस में एक फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है 1789 में। तो इस रेवोल्यूशन में क्या होता है कि वहाँ का जो किंग था लुई 16 को उसके पद से हटाया जाता है। तो लुई 16 को हटाने के बाद वहाँ पे एक नई तरह की सरकार बनाई जाती है। पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1789 की जो क्रांति हुई थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, उसमें एक नई तरह की विचारधारा पनपती है, जिसमें नए तरह के विचार भी प्रचलित होते हैं। तो कौन कौन से विचार थे? जिनमें लिबर्टी का आइडिया था, इक्वलिटी का आइडिया था, साथ में इंडिविजुअल राइट का आइडिया था। तो जिसमें देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति को एक सामान्य अधिकार मिलने चाहिए, हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए। तो जो ये नए तरह के आइडिया थे, ये नए तरह के आइडिया पूरे समाज में फैल जाते हैं, पूरे यूरोप में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से यूरोप के जो अन्य देश थे वहाँ पे भी एक रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है। तो फाइनली हमारी रशियन रेवोल्यूशन होती है और साथ में यूरोप में एक नई तरह की विचारधारा आ जाती है, नई तरह की पॉलिटिकल थिंकिंग आ जाती है, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं। तो जानेंगे कि सोशलिज्म क्या है, तो किस तरह से ये यूरोप में आया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने देखा कि 1789 से पहले जो यूरोप की कंट्रीज होती थी, वहाँ पे जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता था वो एक किंग होता था, राजा होता था। और राजा के नीचे जो काम करता था वो नॉबल्स होते थे। नॉबल्स को हम अरिस्टोक्रेट्स भी कहते हैं। तो जो ये अरिस्टोक्रेट्स होते थे, ज़्यादातर ये लैंड ओनर होते थे, इनके पास बड़ी बड़ी सी ज़मीनें होती थी। तो हमेशा यही समाज को कंट्रोल करने का काम करते थे और यही इनके पास ही स्पेशल प्रिविलेज होते थे। जो आम अधिकार होते थे, जो सबसे ज़्यादा अधिकार होते थे, इन किंग्स के पास या नॉबल्स के पास थे। तो मगर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है 1789 में, तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे एक नई तरह की विचारधारा पनप जाती है, जिसमें लिबर्टी का आइडिया था, इक्वलिटी का आइडिया था, इंडिविजुअल राइट का आइडिया था। तो जो नए तरह के जो विचार थे, ये जब समाज में पनपते हैं तो वहाँ पे इन्हीं विचारों के से तो जो वो चाहते हैं कि जब ये जो पुराना रजीम है, जो किंग है, जो नॉबल्स हैं, इनको ख़त्म किया जाए और एक नया तरह का समाज बनाया जाए, जिसकी वजह से व्यक्तिगत जो उनकी सोच थी, उनकी विभिन्नता की वजह से तीन ग्रुप्स में हम यूरोप के लोगों को डिवाइड कर सकते थे उस समय। तो जिनमें थे हमारे लिबरल्स थे, रेडिकल थे और साथ में कंजर्वेटिव थे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिबरल्स कौन थे, रेडिकल कौन थे और कंजर्वेटिव कौन थे और इनकी क्या विचारधारा थी। तो जिस तरह से हमने देखा, सबसे पहले है द एज ऑफ सोशल चेंज, जो समाज में बदलाव आया वो किस तरह से आया। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है 18th सेंचुरी में, 1789 में, उसमें एक नए तरह की विचारधारा आती है, जिसमें इक्वलिटी का आइडिया था, कि समानता का आइडिया था, उदारवाद का आइडिया था, लिबर्टी का आइडिया था। तो ये जो आइडियाज़ थे ये पूरे यूरोप में फैल जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रामेटिक चेंज होता है, पूरी तरह से बदलाव आता है यूरोप में। जो समाज का ढांचा था उसमें पूरी तरह से बदलाव आता है। साथ में ही जो न्यू आइडिया थे, नए विचार थे, इंडिविजुअल राइट के, आम हर एक व्यक्ति के जो अधिकार थे उनका आइडियाज़ था। और साथ में ये भी था कि हु कंट्रोल सोशल पावर, जो समाज में पावर है, जो हेड है समाज का, वो कौन होगा, क्या वो राजा ही रहेगा या कोई अन्य व्यक्ति होगा। तो ये जो नए तरह की विचारधारा थी, इससे क्या होता है कि जो यूरोप है वहाँ पे बड़ा ज़्यादा सामाजिक बदलाव आता है। तो जिस तरह से इंडिया में अगर हम बात करें, राजा राममोहन रॉय ने, जहाँ डिओर्जियो ने भी बात की है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, और उसके बाद क्रांति होने के बाद जो आइडियाज़ थे उन्होंने किस तरह से शेप लिया और यूरोप को बदला। और साथ में कि जो आइडियाज़ थे लिबर्टी का, इक्वलिटी का आइडिया, वो किस तरह से जो कॉलोनियल कंट्रीज थी, मीन जहाँ पे ब्रिटेन ने कब्जा किया था, जहाँ बाकी यूरोपीय कंट्रीज़ ने कब्जा किया था, ऐसी कंट्री जैसे इंडिया में जो कॉलोनी थी, इंग्लैंड की कॉलोनी थी, तो उन पर जो ये आइडियाज़ हैं इनको किस तरह से रीशेप किया गया। तो अगर हम बात करें कि जैसे हमने देखा कि जो फ्रांस था, फ्रांस में 1789 के बाद जो नई विचारधारा थी, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे वो कुछ तो पूरी तरह से बदलाव चाहते थे, कुछ समाज को धीरे धीरे बदलना चाहते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे तीन ग्रुप बन जाते हैं। तो जिसका नाम हम अगर कहें तो एक तो वहाँ पे लिबरल का ग्रुप था, रेडिकल का ग्रुप था और साथ में कंजर्वेटिव का ग्रुप था, जो समाज में को बदलना चाहते थे। कुछ चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे। इसको हम जानेंगे कि कौन कौन से ये ग्रुप थे और इनकी क्या क्या सोच थी। सबसे पहले अगर हम लिबरल की बात करें तो लिबरल कौन से थे? वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी। तो ऐसा ग्रुप जो समाज को पूरी तरह से बदलना चाहता था, उनको हम लिबरल कहते थे। सेकंड है हमारा रेडिकल। तो रेडिकल क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने
वो हमेशा मेजॉरिटी में जो लोग हैं उन्हीं की गवर्नमेंट हो। मीन कोई एक कंट्री है जिसमें जो लोग मेजॉरिटी में हैं वही सरकार बनाए, तो वो क्या थे, रेडिकल से। तो रेडिकल वांट ए नेशन, ऐसा देश चाहते थे विच गवर्न बाय बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। तो मेजॉरिटी ऑफ जो मेजॉरिटी में जिनकी जनसंख्या है वही देश को कंट्रोल करें, ये चाहते थे। और अगर हम बात करें कंजर्वेटिव की, तो ये लिबरल को भी अपोज करते थे, रेडिकल को भी अपोज करते थे, जो जनरली किंग के फेवर में थे और ये बदलाव नहीं चाहते थे। नेक्स्ट अगर हम लिबरल की बात करें कि लिबरल क्या थे और क्या सोचती है लिबरल की, तो लिबरल वांट ए नेशन, लिबरल ऐसा देश चाहता था, ऐसा नेशन चाहता था जहाँ पे हर एक रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, हर एक रिलीजन का सम्मान किया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें कि यूरोप दो तरह की सब रिलीजन में बटा हुआ था, वहाँ पे मेन रिलीजन तो क्रिश्चियन थे, मगर क्रिश्चियन भी दो तरह के थे वहाँ पे। एक तो ब्रिटिश फेवर करते थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानते थे, और दूसरे ऑस्ट्रेलिया और स्पेन की चर्च को मानते थे। तो लिबरल चाहते थे कि जो दोनों तरह के जो क्रिश्चियन हैं, जो ब्रिटेन की चर्च को मानते हैं, जहाँ वो जो ऑस्ट्रेलिया और स्पेन की चर्च को मानते हैं, तो इन दोनों को एक कंट्री में होना चाहिए, तो एक दूसरे के रिलीजन को टॉलरेट करना चाहिए। सेकंड क्या था, लिबरल क्या चाहते थे, लिबरल अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। तो जो लिबरल थे वो राजा की जो असमान पावर थी, तो उसके अपोज में थे। वो चाहते थे जो डायनेस्टिक रूलर है, जो किंग है, उसके पास अनकंट्रोल पावर नहीं होनी चाहिए। तो वो चाहते थे, दे वांट टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल, वो आम व्यक्ति के जो अधिकार थे उनको बचाना चाहते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट से। तो वो चाहते थे कि जो वो क्या करें, दे आर्ग्यू फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, तो वो एक अपना नुमाइंदा चुने, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट हो, साथ में वहाँ पे एक लॉ हो जिसको देखने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक वेल ट्रेंड जुडिशरी हो, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। तो वो चाहते क्या थे कि जो गवर्नमेंट है उसके तीन ऑर्गन हो, किंग के पास ना के पास बराबर पावर हो, एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो जिसमें उनके द्वारा चुने गए लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव हों, और साथ में जुडिशरी हो। तो ये तीनों ऑर्गन हैं, तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मीन जो किंग है उसका कोई भी कंट्रोल लेजिस्लेटिव पे जहाँ जुडिशरी पे नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह की गवर्नमेंट चाहते थे। तो साथ में दे आर नॉट डेमोक्रेट्स, मगर वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, तो वो लोकतंत्र के पक्ष में नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है राइट टू एवरी सिटीजन टू वोट। अगर किसी देश के हर एक व्यक्ति के पास अधिकार हो वोट करने का, तो उसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मीन जिसके ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, तो उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और साथ में दे डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन, वो चाहते थे कि जो औरतें हैं वो भी वोट ना कर पाएँ। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे रेडिकल हैं। रेडिकल क्या चाहते थे, तो रेडिकल स्पोर्ट वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट, जो औरतों की वोट डालने की जो उनकी मूवमेंट थी, जो आंदोलन था, ये इनके फेवर में थे। जो वो चाहते थे कि जो वुमेन हैं, जो औरतें हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार मिले। तो वाइल लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर, तो वेल्थी फैक्ट्री ओनर। मगर लिबरल क्या चाहते थे कि जो फैक्ट्री ओनर हैं, जैसे मैंने बताया था कि किंग है, किंग के नीचे नॉबल्स काम करते थे, और नॉबल्स जो होते थे वो ही लैंड ओनर होते थे, उनके पास ज़मीनें होती थी जहाँ वो वेल्थी फैक्ट्री ओनर होते थे। तो वो चाहते थे कि जो इनके पास वेल्थ है वो नहीं होनी चाहिए, कि साथ में दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति के पास अपने पैसे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी कुछ हो सकती है, मगर किसी एक ही व्यक्ति के पास सारी की सारी प्रॉपर्टी ना हो। तो बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द फ्यू हैंड्स ऑफ फ्यू, तो कुछ ही व्यक्तियों के पास सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव अपोज करते थे रेडिकल को भी और साथ में लिबरल्स को भी। तो उन्होंने आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बाद, कंजर्वेटिव थे जो ओपन देयर माइंड, वो अपना जो माइंड है खोलते हैं और चाहते हैं कि नीड फॉर चेंज, बदलाव तो कुछ ना कुछ होगा ही। मगर अर्ली इन द 18th सेंचुरी, मगर 18th सेंचुरी की बात करें तो जो कंजर्वेटिव थे वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बदलाव हो। मगर 19th सेंचुरी आते आते, 90 का दशक आते आते, तो वो एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने ये मान लिया कि कुछ तो चेंज होगा ही होगा, चेंज आवाज इनएविटेबल है, तो बदलाव को टाला नहीं जा सकता। बट दे बिलीव द पास्ट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट। तो वो चाहते हैं कि जो पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो किंग है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो बदलाव है वो धीरे धीरे होना चाहिए, ना ही एक ही वार में सारा बदलाव होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि तीन तरह के जो अलग अलग ग्रुप थे, इनके जो विचार थे वो अलग अलग थे। तो ये तीन तरह की उस समय विचारधारा पे, पॉलिटिकल थिंकिंग पे तीन तरह के अलग अलग ग्रुप्स थे। तो
द वेरियस अटैम्प्ट ऑफ द रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी। तो अलग अलग अटैम्प्ट किए गए वहाँ पे क्रांति लाने के लिए और नेशन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ द पॉलिटिकल ट्रेंडिंग्स। तो 19th सेंचुरी में हम देख सकते हैं कि जो ये कंजर्वेटिव थे, जहाँ रेडिकल थे, जहाँ लिबरल थे, इनका किस तरह से लिमिट पोटेंशियल लिमिट पहुँचती है 19th सेंचुरी तक। तो यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा सफ्रियट मूवमेंट। तो सफ्रियट मूवमेंट क्या होता है कि ये मूवमेंट ऐसा आंदोलन टू गिव वुमेन द राइट ऑफ वोट, ऐसा आंदोलन जो औरतों को वोट देने का अधिकार दे, तो उसको हम सफ्रियट मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट सब टॉपिक हो गया, जिसमें हमने लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव पढ़ा। तो जो हमारा सेकंड सब टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है और साथ में सोशल चेंज में समाज में बदलाव किस तरह से आता है। तो हमने देखा कि समाज में एक तरह से बदलाव तो पॉलिटिकल थिंकिंग की वजह से आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और सेकंड क्या आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो क्या हुआ कि जब 19th सेंचुरी आते आते यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन सिटीज़ में जो वहाँ के शहर थे वहाँ पे फैक्ट्रीज लगना शुरू हो जाती है, गुड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो विलेज में रहने वाले लोग थे, गांव में रहने वाले लोग थे, वो सारे के सारे लोग सिटी की तरफ मूव करते हैं रोज़गार के लिए, रोज़गार कमाने के लिए। मगर जो सिटी में रहने की उनकी व्यवस्था होती है वो बड़ी ही बुरी होती है। रहने के लिए कमरे नहीं होते, वहाँ पे जो सैनिटेशन होता है वो अच्छा नहीं होता, साफ़ सफाई अच्छी नहीं होती। तो जो वर्किंग आवर होते हैं, काम करने का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 16 आवर, 16 घंटे एक दिन में काम करना पड़ता था उनको। तो इसको हम जानते हैं कि क्या था ये। तो अगर हम देखें कि दिस पॉलिटिकल ट्रेंड्स वाज साइन ऑफ न्यू टाइम्स। तो जो ये ट्रेंड्स हैं, जो पॉलिटिकल जो ट्रेंड्स हैं सोशल चेंज के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के और सोशल चेंज के, तो वो एक नया समय लाते हैं। देयर वाज अ टाइम्स ऑफ प्रोफाउंड होता है डीप सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज। तो ऐसा समय आया जिसमें क्या होगा, समाज में सामाजिक और आर्थिक दोनों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। सामाजिक होता समाज में, आर्थिक होता पैसे में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। इट वाज अ टाइम्स व्हेन दे न्यू सिटीज़ कम आउट। तो हमने देखा केम अप। तो हमने देखा कि ऐसा टाइम आया जब सिटीज़ में बड़ी सारी इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई, फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई। तो न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन डेवलप, तो नई तरह के शहर में नई तरह के इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हुए, रेलवे एक्सटेंड हुई। तो जिसे हम कहते हैं कि क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई। तो इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ कि मैन वुमेन चाइल्ड टू फैक्ट्री, तो अब्रॉड टू द फैक्ट्री। तो नए नए बच्चे, जो औरतें थी, जब मर्द थे, वो सारे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जाने लगे। तो वर्क हावर वॉज ऑफ्टन लॉन्ग एंड वेज वॉज पोअर। तो जो काम करने का वक्त होता था वो ज़्यादा लंबा होता था, 16 घंटे, 18 घंटे काम करना पड़ता था। मगर जो वेजेस होती थी, जो तनख्वाहें होती थी उनकी, वो बड़ी ज़्यादा कम होती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, तो बेरोजगारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन थी, क्योंकि शहर में बड़े ज़्यादा लोग गाँव से आ जाते थे, जिसकी वजह से सबको रोज़गार नहीं मिल पाता था। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड, तो जब डिमांड कम हो जाती थी, जब इंडस्ट्रीज़ में काम कम हो जाता था, तो वहाँ पे उनको रहने में दिक्कत आती थी। तो हाउसिंग एंड सैनिटेशन वाज प्रॉब्लम। तो वहाँ पे रहने के लिए जो हाउसिंग थी वो अच्छी नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं थे। सैनिटेशन, जो साफ़ सफाई थी, वो भी अच्छी नहीं थी। तो मगर जो वहाँ पे टाउन थे वो रैपिडली ग्रोइंग, तो वो तेज़ी से बढ़ रहे थे। लिबरल और रेडिकल्स क्या चाहते थे, वो इस जो ये प्रॉब्लम थी इसका सोल्यूशन चाहते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री, जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ थी, वो एक किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी। ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज थी सिटीज़ में, जहाँ हमारी इंडस्ट्रीज थी, ये लिबरल्स जहाँ रेडिकल लोगों की खुद की ही थी। तो हैविंग्स मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर, तो वो जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, उन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए व्यापार करके और ये इंडस्ट्रीज लगाकर। दे फेल्ट दैट सम एफर्ट्स शुड बी एनकरेज, तो वो चाहते थे कि जो ये इस तरह के एफर्ट हैं, जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो इन ऐसे एफर्ट को एनकरेज किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो वो कहते थे कि अगर ये हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे सभी को फ़ायदा होगा, इसमें इकॉनमी जो होगी कंट्री की वो भी डेवलप करेगी, एजुकेशन भी डेवलप करेगी, और ये जो है इससे जो प्रिविलेज क्लासेस थी, जो ओल्ड अरिस्टोक्रेसी, जैसे मैं बताया जो किंग होता था पहले और उसके पास नोबल होते थे, तो ये कहते थे कि जो ये नोबल्स एंड लैंड ओनर है, तो इनको भी ये अपोज करेगी। तो वो चाहते थे कि अगर पुअर, जो गरीब व्यक्ति हैं, वो काम करना चाहते हैं, पुअर कुड लेबर, अगर गरीब व्यक्ति काम कर सकते हैं, तो जो कैपिटल हैं वो उनको पूरा बिना रिस्ट्रेन के, बिना किसी रोके हुए, उनको कैपिटल्स मीन जिनके पास पूंजीपति हैं, जिनके पास पैसा है, जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उनको ऑपरेट करने के लिए पूरी की पूरी आज़ादी होनी चाहिए।
तो मैनी मैन वुमेन्स एंड हु वांट चेंज इन द वर्ल्ड, तो वो चाहते थे कि जैसे मैंने कहा कि पहले एक किंग होता था और किंग के नीचे हमारे नॉबल्स होते थे, तो बहुत ज़्यादा मैन और वुमेन, बहुत सारी औरतें और लिबरल्स लोग थे, जो रेडिकल लोग थे, वो रैलीज करते हैं और क्यों करके एक वहाँ पे क्रांति लाते हैं और जो यहाँ के नॉबल्स थे, जहाँ किंग थे, उनको हटाया जाता है। नेक्स्ट है कि सम नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी लोग थे, लिबरल्स थे, जहाँ रेडिकल्स थे, वांट रेवोल्यूशन टू पुट अप एंड द किंग गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन द यूरोप इन 1815। तो 1815 में यूरोप में जो गवर्नमेंट्स बनी थी वो इनको ख़त्म करना चाहते थे। तो जो किंग की सरकार थी, जहाँ पे सेमी डेमोक्रेसी थी, मीन किंग भी होता था, साथ में एक चुनी हुई सरकार भी होती थी, वो इनको ख़त्म करना चाहते थे। तो फ्रांस हो गया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, तो ये जो अलग अलग यूरोप की कंट्रीज़ थी, दे बिकम रेवोल्यूशनिस्ट, मीन ये हमारे क्रांतिकारी बन गए, एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। और वहाँ के जो पहले के मोनार्क थे, जो राजा थे, मोनार्क होते हैं राजा, तो राजा को हटाने को ओवरथ्रो करना मीन हटाना, तो उनको हटाया जाने के लिए वहाँ पे वो क्रांतिकारी बन गए। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रेवोल्यूशन, जो वहाँ के राष्ट्रवादी लोग थे, वो बात करते थे, क्रांति के बारे में बात करते थे। वो चाहते थे कि एक नया नेशन बने जहाँ पे ऑल द सिटीजन आर इक्वल राइट, तो सभी जो नागरिक हैं उनको एक सामान्य अधिकार मिले, मीन कोई भी राजा ना हो, सभी को एक जैसे अधिकार मिले। तो अगर हम देखें तो इटली के एक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, जिनका नाम जोसेफ मैज़नी था। तो ये मैज़नी भी क्या थे, कंस्पायर द अदर टू अचीव द इटली, तो वो भी चाहते थे जो इटली है वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी राजा के नहीं रहे, बल्कि एक नेशनलिस्ट नेशन बन जाए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये तो था कि किस तरह से जो लिबरल थे और रेडिकल थे, तो वो किस तरह से फेवर में थे कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए, और इंडस्ट्री का सारा कंट्रोल इन्हीं के पास था। जो नॉबल्स के वो खिलाफ थे। तो अब है कि समाजवाद किस तरह से यूरोप में आता है। लास्ट टॉपिक हमारा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में समाजवाद किस तरह से आता है। तो हमने देखा कि पहले जो लोग थे, आम लोग थे, गरीब लोग थे, उनको एक्सप्लॉइट कौन करता था, किंग करता था, जहाँ किंग के नीचे काम करने वाले नॉबल्स करते थे। मगर अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, तो अब जो इंडस्ट्रीज़ थी उन पे किनका कब्जा था, जहाँ तो लिबरल का था, जहाँ तो रेडिकल का था। तो जो गरीब लोग थे वो बेचारे गरीब के गरीब ही रह गए, क्योंकि उनको बहुत मेहनत से काम करना पड़ता था इंडस्ट्री में, जो लिबरल की थी, जहाँ रेडिकल लोगों की थी। तो मगर जो उनकी बेजिस होती, तनख्वाही होती थी, वो बहुत ज़्यादा कम होती थी, जिसकी वजह से समाज में एक नया तरह का आइडिया है, क्यों ना जो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, उन वो किसी एक लिबरल की ना हो, रेडिकल की ना हो, बल्कि पूरी समाज की हो, सोसाइटी की हो, ताकि समाज का भला हो सके। तो जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। Perhaps one of the most for reaching vision of the how society should be structured was socialism। तो जो एक नया विचार आता है कि इस तरह से समाज बन सकता है, वो था हमारा सोशलिज्म, समाजवाद। तो जिस तरह से हमने देखा मिड 19th सेंचुरी में क्या होता है कि यूरोप सोशलिज्म वाज वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन। तो समाजवाद एक ऐसा विचार था जिसने बहुत ज़्यादा समाज को अपनी तरफ आकर्षित किया, खींचा। सोशलिज्म वाज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मेन बात थी सोशलिज्म की कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। ये चाहते थे कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे के पूरे समाज की होनी चाहिए। तो साइड एज अ रूट ऑफ ऑल सोशल इल, वो चाहते थे कि अगर किसी एक व्यक्ति की इंडस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक लिबरल की इंडस्ट्री है, तो लोग तो काम करेंगे, मगर जो सोसाइटी जो काम करेगी, तो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कम शेयर मिलेगा। सारी की सारी जो वेल्थ है वो लिबरल को मिलेगी, जहाँ ओनर को मिलेगी, फैक्ट्री के ओनर को मिलेगी, और वो हमेशा अमीर से अमीर ही होता जाएगा, और जो सोसाइटी है वो हमेशा गरीब से गरीब ही रहेगी। तो इसलिए वो चाहते थे कि किसी एक व्यक्ति की फैक्ट्री ना हो, किसी एक व्यक्ति ना हो, बल्कि जो फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो, वो सारी की सारी सोसाइटी की हो, और जो शेयर हो, जो प्रॉफिट हो, वो भी सोसाइटी में इक्वली डिवाइड किया जाए, ताकि समाज का भला हो सके। तो नेक्स्ट अगर हम पढ़ें, इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बी द प्रॉपर्टीज वाज कंसर्न ओनली विद द पर्सन गेन। तो वही मैंने जो आपको अभी कहा कि जब इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति जो है, तो वो अगर ओनर होगा, तो वो हमेशा पर्सनल गेन, खुद की वेल्थ ही इंक्रीज़ करना चाहेगा, खुद का पैसा ही बढ़ाना चाहेगा। तो वो कभी नहीं सोचेगा नॉट द विद द वेलफेयर ऑफ द हु मेक प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, और वो जो प्रॉपर्टी उसको कमा के दे रहे हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचेंगे। इफ़ इट सोसाइटी एज ए होल रादर दैन ए सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी। तो वो चाहते थे कि अगर सारा का सारा समाज जो है, सोसाइटी जो है, वो प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे, ना कि कोई एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को
कंट्रोल करे। तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि मोर अटेंशन वुड बी पेड टू द कलेक्टिव सोसाइटी इंटरेस्ट। तो जो समाज का भलाई है, जो समाज का इंटरेस्ट है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। सोशलिज्म, सोशलिस्ट वांट दिस चेंज एंड कैंपेनिंग फॉर इट। तो जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी लोग थे, वो इसी के लिए लड़ रहे थे और इसी बात पे वो बदलाव चाहते थे। तो हाउ कुड ए सोशल विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। तो बिना किसी सोसाइटी के जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से ऑपरेट होगी, एंड व्हाट वुड बी द बेसिक्स ऑफ सोशल सोसाइटी। और जो सोशल सोसाइटी होगी उसका क्या बेसिस होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें, सोशलिस्ट हैज़ डिफरेंट विजन इन द फ्यूचर। जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी लोग थे, उनका अलग ही एक विज़न था भविष्य को लेके। सम बिलीव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। कुछ चाहते थे कि जो समाज जो कोऑपरेटिव का आइडिया पे बिलीव करते थे कि जो इंडस्ट्रीज़ हो वो किसी एक व्यक्ति की ना हो बल्कि कोऑपरेटिव ही हो, पूरे एक समाज में ग्रुप हो जिसकी मिली हुई एक इंडस्ट्री हो। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक रॉबर्ट ओवन थे, तो रॉबर्ट ओवन ने क्या किया, ए लीडिंग इंग्लिश एक मैन्युफैक्चर थे, ब्रिटेन के मैन्युफैक्चर थे, शुड टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी। तो वो चाहते थे कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने, ऐसी कम्युनिटी कि ऐसा समाज, एक कंबाइंड समाज जो किसी एक प्रॉपर्टी को ऑन करे। तो उन्होंने उसको कहा था न्यू हार्मोनी ऑफ इंडियाना। इंडियाना एक जगह है यूएसए में। तो अदर सोसाइटी फेल्ट दैट द कोऑपरेटिव कुड नॉट बिल्ड एज ए वाइड स्केल। तो बाकी चाहते थे कि जो कोऑपरेटिव है, मीन जो एक विलेज की अगर हम बात करें तो विलेज के लोग मिलकर अगर एक छोटी मोटी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसको हम कोऑपरेटिव कह सकते हैं। तो मगर जो बाकी लोग थे वो चाहते थे कि वो कहते थे कि एक कोऑपरेटिव एक बड़ी इंडस्ट्री नहीं बन सकती है। दे डिमांड दैट द गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव। वो चाहते थे कि जो सरकार बने किसी भी देश में वो एनकरेज करे, वो प्रोत्साहन दे कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इन फ्रांस, अगर फ्रांस की बात करें तो लुइस ब्लैंक थे, वांट द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे जो हमारे लुइस थे ये भी ये चाहते थे कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो रिप्लेस किसको करें, कैपिटलिस्ट को। कैपिटलिस्ट में अगर एक ही बंदा, एक ही व्यक्ति, इंडिविजुअल सारी की सारी सारी की सारी जो फैक्ट्रीज हैं उनको कंट्रोल करता है, पूंजीपति होता है, जिसके पास पैसा होता है, तो उसको हम कैपिटलिस्ट कह सकते हैं। तो ये चाहते थे जो एक पूंजीपति है वो हटाया जाए, बल्कि जो फैक्ट्रियाँ किसी एक बंदे की ना हो बल्कि पूरे के पूरे समाज की हो, एक कोऑपरेटिव की हो। तो द कोऑपरेटिव वांट टू एसोसिएट ऑफ पीपल्स हु प्रोड्यूस गुड टुगेदर। तो जो कोऑपरेटिव क्या होता है कि ऐसे एसोसिएशन, ऐसे लोगों की एक एसोसिएशन जो क्या करते हैं, गुड को प्रोड्यूस करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो सभी में एक इक्वली बांटा जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये विचारधारा किसने फैलाई थी, तो कुछ ऐसे राइटर थे जिन्होंने ऐसी विचारधारा आगे बढ़ाई थी और फैलाई थी। उनमें से एक मेन नाम आता है कार्ल मार्क्स का और दूसरा आता है फ्रेडरिक एंगल का। तो जो कार्ल मार्क्स थे और फ्रेडरिक एंगल थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें कार्ल मार्क्स ने कैपिटल दास लिखी थी, जिनमें इन्होंने कहा था कि सोशलिज्म ही मेन हमारा हल है किसी भी सोसाइटी को अच्छा आइडियल बनाने का। तो एट दैट द आइडिया ऑफ दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट, मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स थे, आर्ग्यू दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। तो वो चाहते थे वो कहते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट की सोसाइटी है, पूंजीपतियों की सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इंटरेस्ट इन फैक्ट्रीज। जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, तो वो क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज में, और जो प्रॉफिट होता है उन्हीं को मिलता है, ना कि जो वहाँ पे काम करते हैं वर्कर उनको मिलता है। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव। तो जिसकी वजह से जो पैसा है अगर कैपिटलिस्ट को ही मिलेगा, जो वर्कर हैं वहाँ पे काम करने वाले इंडस्ट्री में उनको नहीं मिलेगा, तो उनकी वर्कर की कंडीशन कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक जो प्रॉफिट है वो इक्वली सभी में डिवाइड ना हो। तो वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट। इसलिए वो चाहते थे कि जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं इंडस्ट्रीज में, वो जो पूंजीपति हैं उनको हटाएं, एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल है उसको भी हटाएं। तो मार्क्स बिलीव दैट द टू फ्री द सेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। तो वो चाहते थे कि अगर हमने खुद को कैपिटलिस्ट से, पूंजीपतियों से खुद को आज़ाद करना है, वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकल सोसाइटी, सोशल सोसाइटी। वो चाहते थे कि जो समाज है वो एक रेडिकल सोसाइटी, सोशल सोसाइटी बनाए, जहाँ पे सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, ऑल प्रॉपर्टी आर सोशल कंट्रोल। तो समाज ही सारी की सारी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे, ना ही किसी एक व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी हो। दे वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो ऐसी सोसाइटी को हम कम्युनिस्ट सोसाइटी कहते हैं। तो ही वॉज कन्विंस्ड दैट द वर्कर वुड ट्रायम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट। तो वो बिलीव करते थे कि जो वर्कर हैं वो ट्रायम्फ होते, विक्ट्री की जो कन्फ्लिक्ट है इसमें जीतेंगे। तो इस तरह से हमारा यूरोप में समाजवाद आता है। थैंक यू।